और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी हुई है। 13 सीटों पर चुनाव यहाँ पर लड़े गए, लेकिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, ये बड़ी राहत की बात है आम आदमी पार्टी के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर दमखम लगाया। और गठबंधन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी से दोनों का मुकाबला था और हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत बेहतर प्रदर्शन उसका पहले भी नहीं रहा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें जो वो वैसा ही है कि देश के लिए कुछ कर गुजरे, उसकी पॉजिटिविटी के लिए, उसकी सकारात्मकता, उस अहिंसा के विचार को जीने के लिए अपने आप को निछावर कर दें, इसके लिए है कांग्रेस। बीजेपी ने जश्न की तैयारी कर ली, लड्डू उड्डू बनवा लिए हैं, मंत्री लड्डू लेके बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं सबसे बड़ा जश्न और सबसे बड़ी मिठाई देश की मीडिया की स्वतंत्रता होगी। अगर वो इंडिपेंडेंसी रही तो समझो हमने सबको 1-1 किलो लड्डू हर घर पहुंचा दिए, देशवासियों को पहुंचा दिए। जो चौथा स्तंभ है मीडिया का वो ताकतवर रहा तो उससे बड़ी मिठाई नहीं हो सकती। मैं बार बार बोल चुका हूं 2.5 की संख्या में रहेगी, मिनिमम से मिनिमम 6। मतलब थोड़ा पसीना। तो बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी फिलहाल पंजाब में जो है 4 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विश्वेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अशोक कुमार तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं अश्वनी जी का। अश्वनी जी, खास तौर पे अभी जैसे कि खबर आ रही है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो आगे चल रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है। हाँ। और 1 घंटे और 10 बजे तक जो है कुछ स्थितियां स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे कुल मिलाकर पूरे देश में देखिए तो लगभग हम 260 सीटों से ऊपर आगे चल रहे हैं। तो वो अभी चीजें, परिस्थितियां जो है आगे पीछे हो रही हैं। कहीं हम आगे चलेंगे, कहीं पीछे चलेंगे। पोस्टल बैलेट खुला होगा, उसके बाद अब धीरे धीरे लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। तो अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। कुछ 1 घंटे का और हम लोग लगभग इंतजार करें और हम लोग लगता है कि आपके साथ हम बात करते करते काफी स्थितियां क्लियर होनी शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है, हमने आज शुरुआत 1 से किया है। सूरत में हमारे जो परिणाम पहले घोषित हो गया था निर्विरोध, हमने 1 से शुरू किया है, तो हमारे लिए शुभ है और हम 400 के आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे। वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। अभी आप कुछ देर और इंतजार कीजिए नेहा जी। ठीक है। अशोक कुमार तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो महज 16-17 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं इसे? जी अभी वही है, सब ठीक ठाक चल रही है और बीजेपी जीत रहा है, ये पक्का खबर है। और जीत रहा है, जीतेगा। संदेश खाली की भविष्य बहुत अच्छा है। हाँ, बीजेपी जीतेगा। দেখুন 30 থেকে 50-এর ভিতরে, 50,000-এর ভিতরে আমরা জিতছি, বিজেপি জিতছে। तो बीजेपी जीतती है। ये पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से सीधी तस्वीरों और ये बाइट सुन रहे थे आप। और इस वक्त अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अशोक जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, बताइए। जी मैं कह रहा था कि अभी ये शुरुआती रुझान है। अभी 1-8 घंटे के बाद तक स्थिति स्पष्ट होनी शुरू होगी। अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी क्या स्थिति है। अभी जो है वो सामने आ रहा है। आगे 1-8 घंटे के बाद तब रिजल्ट स्पष्ट होना शुरू होगा। नहीं, ये जो रुझान है यही तो नतीजों में तब्दील होंगे ना सर। लेकिन जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि देखिए हमने उन तमाम मुद्दों को उठाया
चाहे किसानों का मुद्दा हो, कह रहे थे कि किसानों के हाल बेहाल है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, बीजेपी ने नहीं किया। आपने कहा कि अग्निवीर विषय को आप लोगों ने उठाया, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे, अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया, अग्निवीर विषय को उठाया, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, आप लोगों ने राम मंदिर का जिस तरह से क्रेडिट ले रहे थे उसका मुद्दा उठाया, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन तमाम मुद्दों को आपने टच करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो रुझान आ रहे हैं सर, उसमें तो डबल का अंतर दिखाई दे रहा है। अभी 1 घंटे में कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा मैम, अभी कुछ 1 आध घंटा और बीतने दीजिए, तभी चीजें स्पष्ट होंगी। अभी रुझान है, अब रुझान किस तरह का है, कौन से मतपेटियां खुली हैं, कौन सा जो है ईवीएम खुला है, तो ये इस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, अश्विनी जी तो कह रहे रुझान है, ये इनसे रुझानों को फर्क नहीं पड़ता, अभी तो वक्त लगेगा नतीजों में तब्दील होने में, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो इनके पक्ष में आएंगे। देखिए, अब अशोक जी के नेता और इंडिया अलायंस के नेता अखिलेश जी 79 सीट जीत रहे थे और एक अपनी ही सीट को हरा रहे थे, वो अजय राय जी की सीट को। तो अब इन लोगों को देखना है कि क्या करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रुझान जो आ रहे हैं नतीजे में बदलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रुझान का मतलब जो होता है, रुझान का मतलब ही होता है कि किस तरफ जो है मतदाता जा रहे हैं। वो रुझान पूरे देश में दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं मतदाता। अब सीटें कितनी होंगी उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा। रुझानों में हम भारी बढ़त की तरफ हैं, वो दिख रहा है। बहुत ज्यादा भारी बढ़त नहीं कही जा सकती, 282 पे एनडीए आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो 184 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये संवैधानिक रूप से नेहा जी, संवैधानिक रूप से 272 पर ही सरकार बनती है शायद, तो अगर रुझान देखा जाए तो 282 पर हम रुझान है ना सर, ये तो रुझान है ना, इसमें हेरफेर भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, अभी नतीजे आने में वक्त लगेगा। एकदम, मैंने वही कहा, रुझान में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त की तरफ है, नतीजे आने में समय लगेगा, लेकिन रुझानों में ये बता दिया है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है पूरे देश में। और देखिए यहाँ पर अश्विनी शाही जी नेहा कह रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है। हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जी भी बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विश्वेंद्र जी, जिस प्रकार से अगर पंजाब की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी पीछे बैक फुट पे नजर आती है पंजाब में। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी देश भर में इंडी गठबंधन के साथ लड़ी, लेकिन कुछ राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ी गए। क्या लगता है, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है पंजाब में? बिल्कुल, पंजाब में आम आदमी पार्टी को आज नुकसान इस बात का है, अगर किसी भी कारण से आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन होता तो वो बहुत बड़ा लाभ उनको वहाँ पंजाब में होता, जो नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, लाभ फिर भी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनके पास जो 2 विधानसभा में जो वोट आया था वो अच्छा वोट था, अच्छी सीटें आई थी, उसका ही लाभ, और वो जनता आज उनके साथ ज़्यादा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बात थी कि पंजाब में कुछ नहीं रहता ज़्यादा बड़ा, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा 2019 में 2 लोकसभा सीट आई थी और इस बार ज़्यादा आने की संभावना, थोड़ी सी 1-2 सीट बढ़ने की संभावना, कई कारण है उसके लिए। ये नुकसान के भी कारण है। नुकसान का कारण है कि किसान का मुद्दा पंजाब से ज़्यादा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ जाता है जी। दूसरा उसका नुकसान है कि जो अकाली दल के साथ गठबंधन था वो टूटा है, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, वो भी नुकसान है। लेकिन फायदा ये भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सुनील जाखड़ जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में आज है। अगर रवनीत सिंह बिट्टू की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी में आज है। आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जो सांसद थे अकेले आम आदमी पार्टी से पंजाब से, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अगर हम बात करते हैं होशियारपुर सीट की, सोम प्रकाश जी भारत सरकार में मंत्री थे, जो 2019 में 2 सीट आई थी, उनमें एक होशियारपुर आई थी, एक सोम प्रकाश जी की, एक सन्नी देओल वाली सीट आई थी। तो ये 2 होशियारपुर में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ऐतिहासिक काम हुए हैं, उनका लाभ मिलने जा रहा है। उनकी वाइफ अनिता सोम प्रकाश वहां से चुनाव लड़ रही है। हाँ ठीक है, लेकिन पंजाब में देखिए भारतीय जनता पार्टी उतने दमखम के साथ चुनाव लड़ी भी नहीं है। अगर देखें हम तो वहां पर बेसिकली देखा जाता है कांग्रेस और अकाली दल और जो आम आदमी पार्टी है वो अपने आप पुरजोर कोशिश लगा रही थी। लेकिन यहाँ पर अशोक जी, तमाम जो वायदे और दावे किए गए थे इन चुनावों में, उन वादों और दावों का कितना असर, घोषणा पत्र जारी किया गया, उस घोषणा पत्र में भी तमाम वादे किए गए,
बेसिकली जो सत्ता पक्ष है उनकी कलाई खोलने की कोशिश की गई थी कि जो पेपर लीक हुआ है, हार के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो लगता है कि ठीकरा फोड़ा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर। निश्चित रूप से ठीकरा फोड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव वो हार रहे हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं, इसलिए वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश। दिल्ली में कितने सीटें? 7 सीटें। 400 पार का जो नारा दिया था वो कितना सफल है? अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त एकदम। अशोक जी, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि देखिए तमाम कोशिशें यहाँ पर की गई थी, आप लोगों की तरफ से जो वायदे किए गए, उन वायदों में क्या लगा कि उतना दम है कि जनता उससे प्रभावित हो सके? अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हेलो जी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती चुनाव लड़ा और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और मुद्दे रखे गए, जनता तक पहुंचे मुद्दे और मुद्दों पर चुनाव हुआ है। अभी आप देख रहे हैं, रुझान देख रही हैं, 200 के आसपास इंडिया गठबंधन आ रहा है। 199 में इसकी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, 199 के आसपास आ रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है। नहीं, ये कहा गया था ना कि केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, ये कहा गया था सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री कर देंगे, ये कहा गया था पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून लाएंगे, ये कहा गया था कि अग्निपथ योजना को फाड़ के फेंक देंगे, ये कहा गया था कि ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता दिया जाएगा। तमाम तरह के वायदे किए गए थे। वो वायदे क्या जनता के दिल को टच कर पाए? ये सवाल है मेरा। अगर जनता के दिल को टच न कर पाते तो 200 के आसपास का जो आंकड़ा अभी आ रहा है पहले रुझान में, अभी शुरुआती रुझान है, अभी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इस शुरुआती रुझान में भी अगर 200 का आंकड़ा हम छू रहे हैं, अगर हम किसी भी तरह छू रहे हैं, तो ये नतीजा है चुनाव अच्छा तरीके से अंतर रहेगा। अच्छा, विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये पेशबंदी कर रहे हैं, ये हल्का बयान है। और चुनाव आयोग और जो हमारी व्यवस्था है, चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर विश्वास करना चाहिए। अब जनता जो भी जनादेश देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब इनकी सरकार बनती है तब ईवीएम नहीं खराब रहता है। दिल्ली में कौन सा चुनाव हुआ था? बैलेट से हुआ था। अब जब ये हार जाते हैं तो सारा ठीकरा जो है ये फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जयराम नरेश ने ये कहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट रहे और अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको कि ये बयान किस तरीके से? देखिए, कार्यकर्ता सतर्क रहे। की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में इंडिया गठबंधन फिलहाल 200 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में इंडिया गठबंधन 200 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी खबर ये भी बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी 22 सीटों पर आगे बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, यानी कि 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये बड़ी राहत की खबर है समाजवादी पार्टी के लिए, बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। और यहाँ पर जिस तरह से वायदे, जिस तरह से दावे किए गए, उन वायदों और दावों का असर कितना पड़ा है ये रुझान फिलहाल यहाँ पर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी 22 सीटों पर आगे, जबकि इंडिया गठबंधन 200 सीटों पर देश में आगे चल रहा है। सीधे हम रुक कर लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी, ये कितनी बड़ी राहत की खबर और कितनी बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है कि देखिए 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है और 200 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जी, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस बार के जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनाव उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहा है और चुनाव पूरी ताकत से जो है हम जीतेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। अभी जो है शुरुआती रुझान है, अभी 9 बजे का रुझान है और ये रुझान और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तब देखेंगे आप कि कैसे रिजल्ट बदलता है, कैसे पलटता है। भाजपा को कई टक्कर हमने दी है और भाजपा को जो है नाकों से नहीं समाने पड़े हैं इस बार,
उत्तर प्रदेश में खासतौर से भाजपा जो है जिस तरह से 80 की सीटें जीतने की बातें कर रही थी, उसके दावे खोखले साबित हुए हैं। आज 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 स्पष्ट रूप से आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, और ये रुझान आ रहे हैं। इन रुझानों से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने कई टक्कर दी है और जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है। आप लोग बार बार इस बात को कहते रहे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की ही बात हमेशा उठाते हैं, और हिंदू मुस्लिम करने से लोग बाज नहीं आते हैं। तो क्या लगता है कि उसका जो इफेक्ट है वो एंटी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर एनडीए के लिए? देखिए, हमेशा मुद्दों से अलग, जैसे आप बात कर रही हैं हिंदू मुस्लिम करने की, वो इस बार का मौजू नहीं था। इस बार लोग उस पर खुश नहीं होते थे। इस बार लोग चाहते थे कि काम पर बात की जाए, महंगाई पर बात की जाए, बेरोजगारी पर बात की जाए। जनता को वो बात रास नहीं आ रही थी। एक बात हो गई सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया, राम मंदिर बन गया। अब राम मंदिर पर बार बार बात करने से या राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, ये बात करने स्नेह और प्यार छोड़ा नहीं कभी, उनके सुख दुख में हमेशा सम्मिलित होता रहा। उसका इस बार स्नेह मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। सर, जैसे कि आप अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत गए तो सबसे पहला क्या कुछ काम करना चाहेंगे जनता के लिए? क्षेत्र में जो आज जो है यूनिवर्सिटी की जो है साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस है, लेकिन वेस्ट कैंपस नहीं है, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी वेस्ट कैंपस की स्थापना करने की बात करूंगा, क्योंकि छात्र छात्राओं को जाने में दिक्कत नहीं है। दूसरा, युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिससे युवतियों को जॉब क्रिएशन की बात आएगी। तो महाबल मिश्रा को सुन रहे थे आप, और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत की खबर अभी इंडिया गठबंधन के लिए है, और एक बड़ी खुशखबरी भी कही जा सकती है। अश्विनी जी, सीधे रुक कर लेते हैं आपका। और देखिए, ये तो कह रहे हैं कि हमने गरीबी मुद्दा उठाया, हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हमने महंगाई से न्याय का मुद्दा उठाया, हमने हर महीने 8,500 रुपए देने का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना का विषय उठाया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात हमने की, हमने ओबीसी आरक्षण की बात की, हमने उन तमाम मुद्दों को छुआ, अग्निवीर का जिक्र हमने किया, हमने संविधान में बदलाव या संविधान जो है बदलने की बात की थी। हमने जनता तक वो मुद्दे उठाए जो जनता के साथ जुड़े हुए थे, और उसी का नतीजा है कि हम 200 पार कर रहे हैं रुझानों में। बात किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, जनता ही जनार्दन है। लेकिन संविधान के हत्यारे अगर संविधान की बात करें, संविधान लेकर घूमने की बात करें, तो ये भी जनता पसंद नहीं करती है। जो टकाटक 8500 रुपए की बात कर रहे थे, देखिए अभी कर्नाटक में देखा गया, बेंगलोर में मुस्लिम महिलाएं जो है लाइन लगाकर डाकखाने में अपना जो है खाता खुलवाने के लिए लग गई थी। ये लालच दिया गया था। ये पहले भी जो आपने कहा उसमें अग्निवीर को ये फाड़ कर फेंक देंगे, तो राहुल गांधी जी ने तो सदन में पास कानून को फाड़ कर फेंकने का काम किया है। तो जनता सब देख रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जनता ने उसको देखा है। इनके जो जातिगत जनगणना की बात ये लोग कर रहे थे, हम लोग विकास की बात कर रहे थे। इनका जो वो घोषणा पत्र था उसमें लालच था। हमारे जो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में था हमने लालच नहीं दिया था, हमने आत्मनिर्भर बनाने की बात की और विकसित भारत की बात की। आपने तो ये भी कहा था पहले कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, हुई क्या? आपने तो ये भी कहा था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, देश के लोगों के अच्छे दिन आएंगे, हुई क्या? आपने कहा था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हुई क्या? नेहा जी सब खत्म हुई है। और आप जो है अभी आज हम अचानक 2024 के संकल्प पत्र की बात कर रही हैं, और आप हमारे 2014 और 2019 की बात कर रही हैं। मुझे भी मौका दीजिए ना भाई, मैं भी बात करूंगा उस पर। हमने जो कहा देश को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई, आज 4थी अर्थव्यवस्था के जर्मनी के बराबर हम हैं। हमने कहा था कि हम इसको ले जाएंगे। और सुनिए ना नेहा जी, आप वहाँ पर बैठकर देखिए, लगातार बीच में बोलेंगी तो नहीं है। नहीं, अगर 80 करोड़ लोगों को अगर आप राशन दे रहे हैं तो उसकी नौबत क्यों आई, ये भी तो देखना होगा ना सर। नौबत आ गई। आज तक 100 सालों में इतना जो है बड़ा कभी कोरोना आया था क्या? आपकी उम्र हमारी उम्र इतनी हो गई, हमने कभी सुना था? रहेंगे सर, क्यों रोना नहीं रो रहे हैं? उसका मुकाबला किया। उसके बाद तो 2019 का चुनाव जीत गए आप। कोरोना के बारे में जिक्र करते आप राजनीतिक दल से हैं या एंकर हैं, इसको पहले तय करें। टिकट
नहीं देंगे ना अश्विनी जी? नहीं, सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बीच में आप बोलने नहीं देंगी तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ये जो एग्जिट पोल इन्होंने दिखाया था, ये अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं और उसकी जानकारी में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर से मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर, मैंने कहा, प्रत्याशित परिणाम देगा। वो देखिए सामने आ रहा है। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और काशी भी हम लोग जीतेंगे, बनारस भी हम लोग जीतेंगे। लगातार देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस मुख्यालय हो दिल्ली का, राहुल जी को भी काफी लोगों ने बधाई दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि स्मृति ईरानी रुझानों में पीछे चल रही हैं। मैं अश्विनी जी का रुख कर लेती हूँ। अश्विनी जी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी से, ये कैसे देखते हैं आप इसे? नेहा जी, अगर मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं श्रोता अच्छा हूँ, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, आपका उधर से काउंटर आ जाता है। बात को रखिए ना। देखिए, स्मृति ईरानी जी पीछे चल रहे, अभी मैंने शुरुआती रुझान है, कोई भी आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा। कहीं किसी इलाके के, इसमें क्या होता है कि किसी इलाके का जो है बक्सा खुलता है, पहले बक्सा होता था, अब ईवीएम खुलती है, तो ईवीएम में किसी इलाके में किसी को ज्यादा वोट मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी बूथ पर किसी को ज्यादा मिलता है, तो बूथवार ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ये कम से कम 11, साढ़े 11 जैसे बजेगा, फिर वो रुझान आंकड़ों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोगों की बातें जो है ज्यादा, अभी कुछ कहना ज्यादा जो है आगे हो जाएगा। अभी कोई भी आगे चल सकता है, कोई भी पीछे चल सकता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, देश को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कहीं किसी को लालच नहीं दिया है। हमने जो कहा है वो किया है। 370 हटाया है, 3 तलाक खत्म का कानून हम लाए हैं, हम सीए लाए हैं, हमने जो किया, राम मंदिर बनाए हैं। ये 2 करोड़ रोजगार का जिक्र भी तो आप ही लोगों ने किया था ना। कौन से? आप बताइए। आप नलिनी जी, आप एंकर हैं, प्रस्तोता हैं, आप हमको एक लिखित में दिखा दीजिए किसी संकल्प पत्र में 2 करोड़ रोजगार का जिक्र हमने किया हो, तो मैं अभी यहीं से डिबेट छोड़ दूंगा और आज कसम खा लूंगा एपीएल पर नहीं बैठूंगा आज के बाद। आप मुझे दिखाइए किस संकल्प पत्र में था मेरे। लेकिन शाही जी शुरू से ही कह रहे थे ना, कह तो रहे थे ना कि ये तो फिर अमित शाह ने भी बाद में बयान दे दिया कि महज वादा था। आप लोग संकल्प पत्र लेकर आते हैं। संकल्प पत्र एक तस्वीर होता है कि अगर आप आएंगे तो क्या काम आप करने वाले हैं। तो ऐसे थे जैसे 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। 15 लाख उस दिन आ गए थे सबके खाते में जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है 4 लाख ट्रिलियन की, अभी 4 ट्रिलियन की हो गई है। उसी दिन आ गए थे जिस दिन हमने पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा था। उसी दिन आ गए थे जिस दिन हमने जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। 15 लाख उसी दिन आ गए थे चुनाव हो जब चुके हम हैं। अब तो नतीजों की किसी चैनल पे कोई आगे है, किसी चैनल पे कोई आगे है। अभी शुरुआती रुझान है। कुछ चैनल्स पे इंडिया गठबंधन की 267 सीटें दिखाई जा रही हैं और एनडीए की 230 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी शुरुआती ट्रेंड है और हमारी तरफ से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा मानना है कि इस बार देश में तानाशाही हटेगी और एक अच्छी डेमोक्रेटिक संवैधानिक सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ आप लोग चुनाव लड़े थे, खासतौर पे दिल्ली, पंजाब, गुजरात इन जगहों पे अगर हम देखें तो गुजरात में 2-3 सीटों पे आप लोग आगे हैं, दिल्ली में 2 सीट पे आगे दिखाएं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा मानना ये है कि हम ज़्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा चुनाव लड़ा गया है, पूरी मेहनत की गई है। केजरीवाल जी भी कुछ दिन बाहर आ पाए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया है। मेरा मानना है कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को मजबूती देंगे। 22 सीटों पे टोटल। और चलिए इस बीच में अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी इस वक्त 33 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आगे निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर यूपी में आगे चल रही है। जबकि बताया ये जा रहा है कि जो रुझान फिलहाल उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रुझान बता रहे हैं कि
हो सकता है कि थोड़ी देर में खुशखबरी जीत की आनी शुरू हो जाए समाजवादी पार्टी के लिए। विश्वेंद्र जी, इसे किस तरह से देखते हैं आप, और ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी राहत की बात होगी क्योंकि लगातार उन मुद्दों को छूने की कोशिश की गई, और एक युवा चेहरे के तौर पर जब अखिलेश यादव लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि देखिए हम आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम परिवर्तन लाएंगे, और दो लड़के जिसका जिक्र बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा था कि ये दो लड़के तो पहले भी आए थे, पहले कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन लगता है कि इस बार कमाल कर देंगे। देखो पहले में और उसमें फर्क था। मैं 2019 पे लेके जाना चाहूंगा एक बार आपको। 2019 में क्या हुआ था, बसपा का भी साथ था और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तीनों गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस एक वर्ग की वोट बराबर में बांट चुकी थी। हाँ। और वही वर्ग कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए वो निगाहें रखते हैं कि ये वर्ग हमें मिल जाए। इस बार उन्होंने 2024 में दोनों ने उस वर्ग को जोड़ने के लिए एक अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और वो वर्ग की वोट लेने के लिए उन्होंने अच्छा फैसला किया, जिसका लाभ आज उनको मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं रुझानों में दिखती रही है, और अभी चूंकि रुझान है, स्थिति आगे जाके साफ होगी। लेकिन अगर वो जो चर्चा थी पहले, जो फेज में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उन 8 लोकसभा सीट पर बहुमत जो ज्यादातर था, जो वोटों की संख्या थी, ये मानना पड़े 40 से 53% तक का मोमडन वर्ग की थी। तो वो वोट अच्छी खासी डला था, प्रतिशत के रूप में ज्यादा बहुमत के रूप में डला था। तो उसका परिणाम आज देखने को मिल सकता है। जो चर्चाएं बनी थी पहले फेज में और दूसरे फेज में कि मत प्रतिशत कम हो रहा है लेकिन एक वर्ग का बढ़ रहा है। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रुझानों में फिलहाल यूपी के रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ी राहत की बात यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि कहते हैं कि केंद्र तक पहुंचना है तो यूपी से ही रास्ता निकलता है, और 32 सीटों पर आगे फिलहाल समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर, यूपी में रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे। जहां उत्तर प्रदेश के रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे, यूपी में समाजवादी पार्टी रुझानों में 32 सीटों पर आगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए राहत के साथ यूपी में रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे। तो ये एक बड़ी राहत की बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए कही जा सकती है, क्योंकि देखिए 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जबकि एक सीट ममता बनर्जी को दी गई थी। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ रही थी। आरएलडी ने महज चुनाव से एंड पहले ही अलग होने का फैसला लिया, और पश्चिम यूपी में आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पर भी सभी की निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही है, मंडी से विक्रमादित्य, वायनाड से राहुल गांधी 18,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि रायबरेली पर भी सभी की निगाहें हैं, अमेठी पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं, जबकि राहुल गांधी, ये खबर है कि आगे चलते हुए फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं रायबरेली से और वायनाड दोनों से। सुल्तानपुर से आपको बता दूं कि मेरठ से पीछे चल रही है सुल्तानपुर से, और इसी बीच में आपको बता दूं कि मेरठ से बीजेपी में अरुण गोविल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राम के फैक्टर को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। फिलहाल अभी वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, सुल्तानपुर के साथ साथ हम ये बात कर लेते हैं कि अमेठी से किशोरी लाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी, राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। बता दें आपको कि ये जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये लगातार हम आप तक देते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। लेकिन अमेठी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो मैं सीधे रुक कर लेती हूँ अभी विश्वेंद्र जी का। विश्वेंद्र जी, देखिए अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी फिलहाल पीछे चल रही है, क्या लग रहा है इस बार कुछ तख्ता पलट हो सकता है क्या? देखो ये मानना पड़ेगा, मत प्रतिशत दो तरह से होता है। हाँ। एक गांव क्षेत्र का, एक शहर का। हाँ। शहर में भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा माना जाता है, जो वोट उसमें डाला गया ईवीएम मशीन में, उसमें डालने की जरूरत पड़ती है। वोट अच्छा था भारतीय जनता पार्टी के पास में, एनडीए गठबंधन के पास, वो डला कितना है वो आज नतीजे साफ हो जाएंगे जैसे नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत ज्यादा था, और वो यहाँ देखने को कई बार मिलता है कि कई बार क्षेत्र वाइज जो खुलते हैं बक्से नहीं, आज से माफी चाहूंगा, ईवीएम वो भी फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सब साफ नजर आ रहा है कि जो ईवीएम खुल रही है
और जो नतीजे आ रहे हैं, जो अच्छी प्रकार से वोट डाली गई है, वो प्रयास हुआ है, जिन्होंने अपने समर्थकों को अपने वोट केंद्र तक लेके गए। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि ये पीछे चलेंगे। मेनका गांधी, स्मृति ईरानी की अगर हम यहाँ पे बात करें, कई और बड़े ऐसे चेहरे हैं जो फिलहाल जो काउंटिंग सब जगह में शुरू हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ आपको पहली बार अपने कंट्रोल रूम का एक्सेस दे रहे हैं। हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहां करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरशः करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें। सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। सर, अगर किसी तरह की गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलती है तो किस तरह का एक्शन आप लेते हैं? हम लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं। हर काउंटिंग सेंटर में एक सेंट्रल ऑब्जर्वर है जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सर्टिफाई करेगा रिजल्ट को हर राउंड के, उसी के बाद डिक्लेयर होगा। हमारा एजेंट है वो, हमारी मतलब आईज एंड ईयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सबके कॉन्टेक्ट में हैं। और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हैं वो लोग, और हमारे पास आएगी बात तो उसको इमीडिएट ठीक करेंगे। कोई गलती करने की संभावना नहीं है, सबको सख्त हिदायतें दी गई हैं। लेकिन अगर कोई कहीं से किसी को शक है, कोई शिकायत आती है तो बताएं हमें, एविडेंस के साथ हम लोग इमीडिएट कार्रवाई करें। अपडेट कैसे कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह पे जो लोग देख रहे हैं, आप बता रहे हैं? वो कंटिन्यूअस अपडेट हो रहा है, वो डायरेक्ट डाटा फीड करते हैं सेंटर से, हर टेबल से, और हर राउंड के बाद वो कंटिन्यूअस फीड हो रहा है। और कब तक सब तस्वीर साफ हो जाने की? अब ये तो शुरू हो गया है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, 9 बज चुके हैं। सारी टीम हमारी रात भर 2-3 दिन से यहीं काम कर रही है, सो रही है यहीं पर, और आ जाएगा, अब धीरे धीरे खुल ही जाएगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अशोक जी का। अशोक जी, अब मैनपुरी की बात करें तो डिम्पल यादव आगे चल रही हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ये तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं आपके जो कि वीआईपी सीट थी जिस पर सभी की निगाहें हैं, और ऐसे में यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कितनी बड़ी राहत की बात आप लोगों के लिए कही जा सकती है, और ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिसको लेके आप लोग आश्वस्त है पूरी तरह से? जी, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, दोनों तरफ हमको जनता का व्यापक समर्थन मिला है। अब कुछ सीटें हम नहीं भी जीत पाते हैं अगर, तो भी वहाँ भी जनता ने समर्थन किया है हमको। जनता का समर्थन पूरे प्रदेश में मिला है और बढ़ चढ़ करके मिला है। और ये बात मैं डिबेट में हमेशा बोलता रहा हूँ, आपके चैनल पर भी बोलता रहा हूँ कि जनता समर्थन दे रही है, जनता खुद ब खुद आगे बढ़ के आ रही है। हम पहुंचते हैं, हमारे पहुंचने पर जनता हमारा स्वागत करती है और जनता हमसे सहमत है। जनता जानती है कि क्या हो रहा है। 10 साल का इनका जो शासन था उसमें इन्होंने मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, मध्यम वर्ग का कोई ध्यान नहीं दिया, निम्न वर्ग का कोई ध्यान नहीं दिया। रुझान ही नतीजों में तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पे ये यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगी। बहरहाल अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए।
और इस वक्त आपको बता दें कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पर, और एनडीए को यहाँ पर भी बड़े झटके लग सकते हैं, क्योंकि बड़ा उलटफेर जो है वो हरियाणा की सियासत में भी देखा जा सकता है। जैसे कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे, कुछ वक्त पहले की चुनावों से कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो हरियाणा है वहां पर लॉस हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल सीटें और फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है सीटों पर, वो आप समझिए। साथ ही आपको बता दें कि देखिए एनडीए जहां 282 सीटें संभावनाएं जताई जा रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 235 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें नेहा, तो कर्नाटक में बीजेपी 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 8 सीटें आगे अभी रुझानों में। ऐसे में अगर पूरे रुझान की बात करें तो 27 सीटों का ये रुझान है। बिल्कुल देखिए, इस तरह की बातें जो है लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी ऐसी गलत घटना ना हो, और उसके लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, और ना कहीं कोई चैनल पे भी ऐसी बातें आई गुमराह करने के लिए, लेकिन अगर करती है कोई सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य दल की हो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करती है तो ठीक है, ये उनका हक है, उनका दायित्व है और उनको इसको निभाना है। आखिरी सवाल है, आतिशी कह रही है अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन बीजेपी को अभी भी चैन नहीं मिल रहा है, जिस कोठरी में रखा हुआ है वहाँ पर कूलर तक नहीं है। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आपको बता दें कि एग्जिट पोल से तो गदगद थी, लेकिन जो हालात फिलहाल बने हुए हैं और जो रुझान आ रहे हैं वो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं बीजेपी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं। ये एक कहा जा सकता है कि ये बड़े चेहरे जो पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, जबकि सिटिंग एमपी हैं और ये पीछे चल रही हैं। बता दें आपको कि यूपी में रुझान जो दिलो जान से फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा और ये तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस लगातार कह रही है और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि धन्ना सेठ है वो लड्डू बनाते रहे, हम तो रुझान देख रहे, परिणाम आएंगे उसके। अरे भाई, मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ जो धन्ना सेठ हैं आम आदमी पार्टी वाले, कि अभी से लड्डू बांटने ना शुरू कर दें, थोड़ा इंतजार कर लें। पिछली बार याद है आपने कैसे लड्डू बांटने शुरू कर दिए? थोड़ा सा इंतजार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार अभी और कर लें, कि अभी से लड्डू बांटना शुरू ना कर दे, क्योंकि रुझान जो आ रहे हैं वो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने बेहतर नहीं है जितने बेहतर की उम्मीद फिलहाल की जा रही थी। 400 पार का जिक्र जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रुझान ये बता रहे कि 287 तकरीबन सीटों पर जो एनडीए गठबंधन है वो आगे चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल इस बात को लेकर, देखिए जो एग्जिट पोल आ रहे थे उससे इतर जब हमने डिस्कशन कल किया था तो आपने जिन जिन सीटों का जिक्र किया था विनय जी, उन सीटों पर हम रुझानों में देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी उन सीटों पर आगे चल रहे हैं जिसका जिक्र आपने कल किया था, और कुछ सीटें ऐसी जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहां पे एग्जैक्ट अभी कांटे की टक्कर ही देखने के लिए मिल रही है। क्या कहेंगे फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, अभी हमें लगता है कि 1 घंटे का और इंतजार करिए। हाँ, परिस्थितियां और साफ होंगी, लेकिन इतना तय है जो ग्राउंड पे जब मतदाता जाए तो आपको समझना पड़ता है, उस मनोविज्ञान को समझना पड़ता है कि आखिरकार मुद्दा क्या है उसका। हाँ। आमतौर पर मैंने पहले भी कहा था, जब 14 का चुनाव हो रहा था उस समय सामान्य तौर पर आम जनमानस जो पूरे देश का था उसके मन में भ्रष्टाचार का मुद्दा था। क्योंकि आपने देखा था कि 2G के मामले उठे हुए थे, आपके पास कॉमनवेल्थ का घोटाला था, तमाम ऐसी चीजें सामने थी कि लोग कांग्रेस के 10 साल के सरकार से एक तरह से कहे ऊब गए थे या उनकी निराशा का भाव आ गया। उसी उम्मीद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने को आई और एक बार मोदी सरकार,
तो मोदी से उन्होंने उम्मीद के साथ जुड़कर सरकार बनाई। जब 19 का चुनाव आपके सामने था तो आपने देखा उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई और लोगों को लगा एक देश ऐसा है जो कि आत्मरक्षार्थ पाकिस्तान से बिना डरे उस पर चढ़कर हमला करता है और स्वाभिमान का चुनाव बना। देखिए पहला चुनाव है 2024 का लोकसभा का, जहां मुद्दा एक तरह से नेशनल इश्यू कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने जरूर दिलासा दिलाया कि हम लखपति दीदियां बनाएंगे, जो हम काम नहीं कर पाए, अभी तो टेलर था, हम न जाने और आगे क्या करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है उससे ज्यादा विपक्ष यह समझाने में कामयाब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत का आंकड़ा जो 400 पार का नारा लगा इसलिए मांगना चाहती है कि बाबा साहब जो कि संविधान के निर्माता हैं उनका नामो निशान मिटा दिया जाए, संविधान को बदल दिया जाए। दूसरी तरफ जो अग्निवीर योजना थी उसको लेकर यूथ के अंदर वो बात को समझाने में कामयाब रहे हैं। परिणाम अभी घटेंगे, ऐसा नहीं है कि जो 42 सीट पे सपा गई 42 रुक जाएगी, लेकिन मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूँ कि अग्निवीर योजना के लाभार्थी जो है वो अपने आप युवाओं को अगर आप देखेंगे उनके मन में निराशा का भाव था कि 4 साल के बाद बेरोजगार, क्योंकि आदमी 4 साल बाद नौकरी से हट जाए या छोड़ दे वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन ज्वाइनिंग करते समय उसे पता चल जाए कि 4 साल बाद मुझे हटाया जा सकता है तो उसके मन में असुरक्षा का भाव आ जाता है। फिर वो नए रास्ते तलाशने लगता है कि आखिरकार हम 21 साल के बाद क्या करेंगे। तो ये सब मुद्दे, खासतौर से किचन की जो महंगाई थी वो भी मुद्दा काफी अहम रहा। लेकिन अभी भी जो आप लड़ाई में देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे सिर्फ एक मतदाता है जिसका नाम है नारी शक्ति। महिलाओं का जो विश्वास है अभी भी नरेंद्र मोदी के ऊपर था। पश्चिम में खासतौर से जो लड़ाई में बने हुए हैं उसका मुख्य आधार योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सत्ता है तो कम से कम गुंडागर्दी पे नियंत्रण है, अराजकता पे नियंत्रण है। और पश्चिम में खासतौर से जो भी वर्ग है वो संपन्न वर्ग है, उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हमारे साथ कोई गुंडाई न करे, हमारे प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा न करे, कोई जातिगत संप्रदायवाद न छेड़े, धर्म की राजनीति के आधार पर उनको बांटा न जाए। इसलिए पश्चिम की लड़ाई आप रोचक देख रही हैं। लेकिन पूर्वांचल में जातिवाद का एक तरीके से कहे पूरा माहौल गर्म रहा है और उसी के इर्द पूरा चुनाव हुआ है और उसी का परिणाम आपको अभी फिलहाल जो प्रारंभिक रुझान आए हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है। जी ठीक है। अश्विनी जी, क्या वाकई अब विपक्ष ये कहा जा सकता है कि उन मुद्दों को समझाने में और उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे, चाहे अग्निवीर योजना की बात करें, चाहे महंगाई का जिक्र करें, ओबीसी आरक्षण का जिक्र करें, संविधान को बदलने की बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया जिसको वो लगातार उठाते रहे और जनता तक पहुंचाया उन्होंने। क्या वो पहुंचाने में कामयाब रहे, लगता है आपको? अभी जैसा विनय जी ने कहा, बहुत उन्होंने रियलिस्टिक चीजें गिनाई, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूं कि जनता को समझाने में कौन कामयाब रहा, हम तो पहुंचाने में कामयाब रहे। हमने जो योजनाएं जनता के लिए बनाई, हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। एक एक जन तक हम पहुंचाए उसको कि आपको हमने उज्ज्वला दिया, चाहे हमने आपको आयुष्मान दिया, ये पहुंचाने में भी कामयाब रहे। और अभी विनय जी ने जो नारी शक्ति की बात की, नारी शक्ति के लिए जो हमने काम किया वो नारी शक्ति उसका जो है हमको प्रतिफल दे रही है। जो वोट पड़े हैं उसमें महिलाओं का 6% वोट ज्यादा पड़ा है, तो 6% वोट वो आप मानकर चलिए कि नारी शक्ति किसके साथ है। अभी जो ये रुझान आ रहा है, कोई 100 वोट से आगे हो जाएगा, कोई 2000 से। एमपी के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में जब तक ये 15,000 20,000 से बढ़त और घटत न हो तब तक इसको निर्णायक नहीं कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है, 10,000 से नीचे का बहुत छोटा होता है। तो आने दीजिए। अभी मैं अभी भी आपको आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और हम लोग बहुत आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार नेहा जी शाम को हम लोग बनाते हुए एक बार दिखेंगे, क्योंकि फिर शाम को आपके साथ में बैठूंगा। और ये जरूर है, देखिए संवैधानिक रूप से 272 पे ही सरकार बनती है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को 400 पार का जो नारा दिया था, हम लोग उसी मनोबल से उसमें आगे। नैतिक हार है और राजनीतिक हार है, दोनों राजनीतिक हार और प्रचंड नैतिक हार। ये पहले कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद अपने ही सीट में पीछे चल रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, तो आज उनके ट्रेलर दिखाई दे रहा है। तो ट्रेलर दिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जयराम रमेश को सुन रहे थे आप, जो कि तस्वीरें दरअसल हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी
35 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें बीएसपी का अभी खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उस पर वोट किया है। अब ये शुरुआती रुझान है, हम प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर उभर रही है और उत्तर प्रदेश को बड़ा गढ़ माना जा रहा था, पूरी तस्वीर पलट के रख दी उत्तर प्रदेश ने। इस समय इंडिया गठबंधन 45 पर आ गए, वो 36 पर है और प्रधानमंत्री मोदी खुद 11,000 वोट से अभी ट्रेल कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मुझे अभी नहीं पता इमीडिएट आंकड़ा क्या है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर सारा चुनाव लड़ा गया, अगर वो एक राउंड के आधे वोट पर भी ट्रेल कर रहा है तो ये बड़ी बात है। तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का भी जिक्र हो रहा है। विनय जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, पहले तो उस पर नजर डालें। और दूसरी बात ये भी, क्योटो बनाने का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वाराणसी को हम क्योटो की तर्ज पर डेवलप करेंगे। उसमें कितना विकास हुआ और क्या वाराणसी की जनता भाप गई है कि क्या स्थिति है और उसके मुताबिक अब वोट किया गया? देखिए, न्याय जल्दीबाजी होगी कहना। प्रधानमंत्री जो बात कही थी क्योटो बनाने, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटी है और एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से उसका जिक्र किया जाएगा। और बनारस में ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कर्मचारी नाराज हैं, उनको पुरानी पेंशन चाहिए। तो शुरुआती दौर में बैलेट खोलते हैं, बैलेट का भी रुझान आता है। जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर कहें तो माइनॉरिटी का वोट, यादव कम्युनिटी का वोट और साथ में जो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन ने उतारा है अजय राय को, उनके साथ एक भूमिहार बिरादरी का मैक्सिमम वोट कनेक्ट हुआ है। इसलिए आप वो देख रही है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि मार्जिन अच्छी होगी प्रधानमंत्री की और वो जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन अगल बगल की जो सीटें हैं उससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है, क्योंकि बगल में चंदौली की सीट महेंद्र नाथ पांडे को दी गई। महेंद्र नाथ पांडे पिछली बार मात्र 15,000 के आसपास चुनाव वोटों से जीते थे, लेकिन आपने रिपीट किया। और हम बार बार जो एक बात कह रहे थे कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि 19 में बसपा और सपा का गठबंधन था, तब इस तरह का अंतर देखने को मिला था। लेकिन बसपा के अलग हो जाने के बाद हमने एक चीज महसूस किया है कि जो दलित मतदाता पिछली बार, चाहे वो राशन का मामला रहा हो, चाहे उज्ज्वला का मसला रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर। इस बार दलित मतदाताओं में जो एक मैसेज साफ तौर पे गया कि बाबा साहब का संविधान बदलने जा रहा है, उसके चलते उनके जो वोटों का प्रतिशत है आप उसको देखेंगे जब पूरे बॉक्स खुलेंगे तो गांव वाइज, बूथ वाइज आंकड़े सामने आ जाते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कन्वर्ट करके इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें आप सीधे तौर पे देखिए, जैसे भदोही की सीट है, हम लोग शुरू से मान रहे थे कि टीएमसी के जो कैंडिडेट है ललितेश मणि त्रिपाठी चुनाव जीतेंगे। लेकिन कल जब मेरी स्थानीय लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, वो सीट फंस गई है, क्योंकि ज्ञानपुर के इलाके के जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ललितेश वोट नहीं किया है। तो कई जगहों पर कई मुद्दे काम करते हैं। अब जैसे खुलना जब बॉक्स शुरू होता है तो एक राउंड नहीं, लगभग 24 से 25 राउंड की गिनती होगी, कहीं 28 राउंड की गिनती होगी। तो उस आधार पर तय किया जाएगा। और मेरा मत है कि कम से कम 25,000 का अंतर होना चाहिए, तब जाके आप निर्णायक आंकड़े पे पहुंचते हैं कि कौन लोकसभा चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, पिछली बार 137 वोट से मछली शहर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो 1 वोट से जीती है, चाहे 10 लाख से चुनाव जीती है। जीत और हार का अंतर मायने रखता, जीतेगा वही जिसके पास 1 नंबर भी ज्यादा हो। तो परिस्थितियां देखते जाइए। हाँ, इतना तय है कि इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मजबूत चुनौती दी है और जो अपने वो मुद्दे लेकर चले थे उन मुद्दों को समझाने में कामयाब हुए हैं। टिकटों का जो ठीक है, इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी सीट पर कांटे की टक्कर फिलहाल बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि मौजूदा सिटिंग एमपी हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रुझानों में 400 वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो यहाँ कांटे की टक्कर होना एक बड़ा संदेश और एक बड़ा संकेत यहाँ पर देता है पूरे देश में। विश्वेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, वाराणसी के संदर्भ में इसे किस तरह से देखते हैं? कांटे की टक्कर का मतलब क्या? देखो, पहली बात तो मैं कहना चाहूँ, विनय राय जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक सब स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री की सीट का ये फर्क होता है। और मैं उसको आगे बढ़ाते हुए, उनकी बात का समर्थन करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। देखो, प्रधानमंत्री की सीट है, मुझे लगता है हार जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कम ज्यादा वोट होता है क्षेत्र वाइज। का मतलब आप क्या, ये संदेश क्या जा रहा है पूरे देश में? संदेश बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ वोट पहले खुलती है, कुछ बाद में खुलती है, उस पर डिपेंड होता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 25 से अभी
30,000 वोट का भी अंतर हो वो भी कम माना जाता है, जो प्रभाव पड़ जाता है क्षेत्र वाइज। तो वो 25-30,000 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ लाखों का मामला होता है। तो वोट का लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसलिए 25-30,000 का जो डाटा है वो भी बदल जाएगा। ऐसी स्थितियां होती है, चाहे वो किसी के पक्ष में अभी इस समय हो, बाद में बदल सकता है, और बाद में अगर किसी के पास होगा तो लास्ट में जगह मुश्किल हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा विनय जी आपसे है, एक छोटा सा सवाल, कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये नतीजे नहीं आते हैं तो ये घंटी क्या विधानसभा चुनाव के लिए भी बच जाएगी, एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए? ये तो आप मान के चलिए कि अखिलेश यादव के पास अभी एज फैक्टर उनके साथ है, अभी वो मात्र 52 साल के हुए हैं। और उनके पास अच्छा अनुभव भी है, उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हों या सामाजिक विशेषज्ञ हों, ये कोई नहीं कहता कि अखिलेश यादव का सरकार चलाने का तरीका गलत। चाहे उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए आप, इकाना स्टेडियम, बार बार क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट प्रेमी इकाना के माध्यम से देखते हैं, उन्होंने स्टेडियम की सौगात दी। डायल 100 उनकी दी हुई सौगात थी, जो कि आज पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम आप देखते हैं। चाहे आप मेट्रो को देख लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े काम, जो एक्सप्रेसवे की शुरुआत भी हुई, ठीक है, इसके पहले मायावती जी ने नोएडा से लेकर आगरा दिया और अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ दिया, और उनकी रूपरेखा बलिया तक की थी, जिसको योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा संकेत इस बात का है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में दोनों जो स्टार प्रचारक हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, दोनों के अच्छे परफॉर्मेंस थे। योगी आदित्यनाथ के राज में भ्रष्टाचार, खासतौर से ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे नहीं, थाने में और तहसील में तो जम के भ्रष्टाचार हुआ, जिसका असर दिख रहा है मतदान में। क्योंकि जनता का सरोकार विधायक से नहीं है, उसका सांसद से नहीं है, उसका चीफ सेक्रेटरी से नहीं है, उसका वास्ता इससे कि थाने में जब वो जाता है तो उसके जेब से पैसा लूटा जा रहा है कि नहीं। अब मैंने कई थानों को देखा जहाँ के बॉर्डर के इलाके हैं, वहां अवैध शराब, बिहार के जितने बॉर्डर के थाने हैं उससे सारे थाने के जो पुलिसकर्मियों करोड़पति बन के बैठे, क्योंकि वहां से सीधे तौर पर शराब की अवैध सप्लाई होती है और बिहार को जाती है। वही हाल जहां जहां अवैध खनन का हिस्सा वो है। आम आदमी जब परेशान होता है तो नेतृत्व की तो तारीफ करता है, स्थानीय नेता के ऊपर नाराजगी जाहिर करता है, और यही परिणाम देखने को मिल रहा। आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेंगे कि डबल इंजन में योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ये सांसद गड़बड़ है, तो फला दरोगा ने लूट मचाई, हमारे सांसद ने कुछ नहीं किया, हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया। इसलिए आने वाले समय में मान के चलिए कि जहां हम तुलना जब करेंगे 2019 से, तो 5 सीटें थी मात्र अखिलेश यादव के पास। हम इस बात की तुलना नहीं करेंगे कि 10 सीटें जो मायावती की आई थी वो सिर्फ अखिलेश यादव की मेहरबानी से आई थी। हम तो ये सोच कहते थे कि मायावती के पास वोट बैंक था, इसलिए 10 सीटें आई, और मायावती ने भी जब गठबंधन तोड़ा तो उसने कहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हुआ अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव का वोट हमें नहीं मिला, इसलिए 5 सीट पर अखिलेश यादव रुक गए। अब जो समीक्षा होगी उसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व की भी समीक्षा होगी, अखिलेश यादव को वोट बैंक की भी समीक्षा होगी, और जो नए समीकरण बनकर खड़े हुए हैं इसका रिस्पॉन्स आपको 27 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।